फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेहंदी किसके नाम की, भाग 16। पिछले भाग में आपने पढ़ा शोभित के कहने पर रानी के सब्र का बांध जैसे टूट सा गया। कैसा प्यार है तेरा जो अपनी होने वाली दुल्हन को शादी के 2 दिन पहले छोड़कर चला जाए या लौटने पर उसका सौदा करे। रानी ने उसकी आंखों में हे दृष्टि डालकर कहा तो शोभित शैतानी हंसी हंसते हुए कह उठा, सौदा तो तेरे उस पति ने भी किया था, देश के बदले तू। अच्छा, पर क्या है ना, उन्होंने देशभक्ति के लिए किया है, पर तू क्या समझे, रिश्ते, प्यार, मोहब्बत और ये सब कहने भर से नहीं होता, फील करने से होता है। और तेरा दिल तो पत्थर का है, तेरे पास तो दिल ही नहीं है। रानी जैसे शोभित का हाथ रानी पर उठ ही गया। क्यों, सच कड़वा लगाना, मेरी तो छोड़, तूने अपने सगे परिवार तक को नहीं छोड़ा। परिवार, यह है सुनकर शोभित की आंखें नम सी हो गई और वह कह उठा, मेरे परिवार के साथ क्या हुआ ये तू भी जानती है। हाँ, जानती हूँ ना, तूने जेल में रहते हुए खुद ही आतंकवादियों के साथ मिलकर अपने परिवार को हटवा दिया, क्योंकि वे तेरे रास्ते का, जिसमें तू पैसों का भूखा था, उसमें कांटे जो बन रहे थे, वे तुझे किसी ना किसी तरह से सुधार ही लेते, इसीलिए तो तूने उन्हें रास्ते से हटा दिया। क्यों, गलत कहा ना मैंने? अच्छा, मतलब तुझे सब पता है। अच्छा ही है तो सुन। हाँ, मैंने अपने परिवार को हटवाया क्योंकि वे रास्ते का कांटा बन रहे थे। मैंने चीफ से कहा आर्मी ने ये सब किया है, उनमें गुस्सा तो है, पर उस गुस्से को हवा देनी थी मुझे, और वे इस चुंगल में फंस ही गए। मुझे ना आर्मी से मतलब है, ना आतंकवादियों से, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, और अब एक प्यास है, वह बुझाएगी तू। यह कहते हुए शोभित रानी पर झुकने लगा तो वहीं रानी सहमने लगी। उसे पता था अगर शोभित पर पागलपन छा गया तो उसका कोई इलाज नहीं। शोभित अब कुछ करता कि भगदड़ की आवाज सुनाई देने लगी। साथ ही शोभित को लात मारकर किसी ने उसे रानी से दूर कर दिया। उसने शोभित को संभलने का वक्त ही नहीं दिया और इतना मारा कि शायद वह मर ही जाता, पर तभी वरुण ने सूरज को आगे बढ़कर रोक दिया। इधर मौका पाकर शोभित भाग खड़ा हुआ। वरुण उसके पीछे पीछे चला गया, पर इससे पहले कि सूरज भी उसके पीछे जाता, सूरज की नजर रानी पर चली गई, जो यह सब देख सहम सी गई थी। सूरज उसके पास चलाया और उसे प्यार से पुकारा। रानी जैसे किसी और ही दुनिया में थी। अब जब रानी की नजर सूरज पर गई तो वह झट से उसके गले से लग गई, पर तभी कुछ लोगों ने उसे सहारा दिया और अब सूरज बिना देर के उस दिशा की ओर चला गया जहां वरुण और शोभित गए थे। इधर कुछ आतंकवादियों को तो आर्मी ने मार गिराया था। उस इलाके में एक घाटी भी थी जहां वरुण शोभित के साथ साथ कुछ आतंकवादियों से भी घिरा हुआ था। वरुण और शोभित के बीच घमासान युद्ध होना शुरू हो गया। आतंकवादियों का मन था कि इस आर्मी ऑफिसर का ऐसा हाल करें कि आर्मी कभी उनकी तरफ आंख न उठा पाए। इधर उन लोगों ने वरुण को बुरी तरह से घेर रखा था, पर तभी अचानक ही फायरिंग शुरू हो गई, जिसे आतंकवादी संभल न पाए और थोड़ी ही देर में आर्मी ने सारे आतंकवादियों का नामो निशान ही मिटा दिया, सिवाय शोभित के। अब शोभित मौका पाकर भागता कि सूरज ने उसे मारते हुए अपनी सारी भड़ास निकाल दी, पर इससे पहले कि वह उसे मारता, शोभित एक तरफ भागने लगा। भागते भागते अचानक ही ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में शोभित के परछत्ते ही उड़ गए। इधर चीफ अंडर कवर होकर भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर इससे पहले कि वह भाग पाता, उसे आर्मी ने चारों ओर से घेर लिया। पर इससे पहले कि वे उसके करीब आ पाते, चीफ ने होशियारी से आर्मी के ऊपर ग्रेनाइड फेंकना चाहा, पर इसमें आर्मी पूरी तैयारी से आई थी, इसलिए आर्मी को तो कोई नुकसान न पहुंचा। पर इसके बाद चीफ ने खुद के पास मौजूद एक और ग्रेनाइड से खुद को उड़ा दिया। इसके बाद आर्मी ने जितने भी छिपे हुए आतंकवादी थे उन सबको एक एक कर खत्म कर दिया, क्योंकि आतंकवादी भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने आर्मी वालों को देखकर ही गोली बारूद बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बदले में आर्मी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों का नामो निशान ही मिटा दिया। इसमें आर्मी का भी बहुत घाटा हुआ, कुछ शहीद तो कुछ घायल हो गए। वरुण भी खुद बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। अब इस समय वह हॉस्पिटल में था, रानी भी हॉस्पिटल में थी और सूरज मरहम पट्टी कर वहीं उसके करीब बैठा हुआ था। सूरज ने रानी के हाथ को पकड़ रखा था। वह बार बार कोशिश कर रहा था कि रानी को होश आ जाए। अचानक ही रानी का हाथ कसमसाने लगा। अब जैसे उसने आंखें खोली कि सूरज को देख वह धीरे धीरे से उठने लगी और झट उसके गले से लग गई
और शोभित ने सबको वह जैसे कुछ कहने की कोशिश करने लगी। अब सूरज ने सबसे पहले तो उसे ढांढस बंधाया और तभी दरवाजे से रामचंद्र जी, सुधीर, माला जी, छाया और चाचा चाची को आता देख रानी की आंखें नम सी हो गई। सबसे मिलने के बाद जैसे ही उसने सवालिया नजरों से सूरज को देखा कि उसने बताया असल में उन्होंने सारे घर वालों को आतंकवादियों के आने से पहले ही घर के पिछले गेट से बाहर निकाल दिया था, सिवाय रानी के, क्योंकि रानी के बारे में आश्वस्त था कि उसे शोभित बचाने की कोशिश जरूर करेगा और हुआ भी यही। पर रानी के साथ साथ बाकी सब भी आश्चर्य से रह गए। इस बात पर सूरज भावुक होते हुए कह उठा, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम माँ बनने वाली थी, डॉक्टर ने तुम्हें तो बचा लिया, पर हमारा बच्चा। जहाँ सब कोई यह सुनकर शौक थे तो वहीं रानी खामोश सी हो चुकी थी। अब सूरज ने रानी के दोनों हाथों को खुद के माथे से छुआते हुए कहा, असली गुनहगार तो मैं हूं ना रानी, पहले भी और अब भी मैंने हर समय तुम्हें दुख दिया। रानी के हाथों पर सूरज के आंसू की बूंदें आ गई, पर तभी उसने खुद को हिम्मत देते हुए सूरज के सीने से लगकर कहा, मैं खुश हूँ, हमारा अजन्मा बच्चा देश के काम तो आया। अगर आपको पहले से पता होता तो आप मुझे भी पहले ही वहां से ले जाते और शायद शोभित और चीफ बच जाते। सबको आश्चर्य हो रहा था। जिस माँ ने अभी अभी अपना बच्चा खोया हो, उसे अपने बच्चे के खोने के गम से ज्यादा देश की फिक्र है। तभी ब्रिगेडियर सर, जिन्होंने दरवाजे से इस बात को सुन लिया था, अंदर आते हुए रानी के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कह उठे, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। वहीं रामचंद्र वर्मा की आंखों और दिल में गर्व की भावना थी। सब रानी के त्याग की प्रशंसा कर रहे थे। वहीं सूरज की आंखें एकटक रानी को देखे जा रही थी। वह रानी की उस तकलीफ को महसूस कर पा रहा था जिसे रानी बच्चे को खोकर कर रही थी। अब उस वार्ड में सिर्फ रानी और सूरज ही थे, बाकी सब ने उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया था। रानी सूरज के सीने से लगी हुई थी और जैसे उसे ऐसे सुकून सा एहसास हो रहा था, तुम ठीक तो हो ना? अब थोड़ी देर की खामोशी के बाद रानी ने कहा, माना हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं, पर आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं, उसे आप पर गर्व होगा। रानी ने भावुक होकर कहा। तो सूरज ने भी उसे सीने में छुपाते हुए कहा, अपनी माँ से कम। इस बात पर रानी ने एक नजर सूरज को देखा और वह फिर से मुस्कुरा उठी। अब सब ठीक हो चुका था। आतंकवादी मारे जा चुके थे, ऑपरेशन हंटर पूरा हो चुका था। ऐसा नहीं था आतंकवाद पूरी तरह से मिट गया था। अब आर्मी और बाकी डिफेंस अथॉरिटी के साहस को देखकर यह कहना संभव था, अब वे देश की ओर नजरें उठाने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। 5 साल बाद पलामपुर के किसी पायलों की रुनझुन की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही है। वह उछलते कूदते हुए पूरे आंगन में दौड़ रही है, तो वहीं कोई शख्स उसके पीछे पीछे सानू सानू कहते हुए उसे प्यार से पकड़ने की कोशिश करते हुए भाग रहा है। पर मजाल है वह उसके हाथ भी आए, पर तभी उस शख्स ने बच्ची को पकड़ लिया और उसे प्यार से पुचकारते हुए उसे बाहों में थामे ऊपर नीचे उछालने लगा। बच्ची भी अब मुस्कुरा उठी तो धीरे धीरे उसकी यह मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल गई। पर तभी गेट खोलकर किसी ने आंगन में प्रवेश किया और उस शख्स के सामने कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। अब जैसे ही उस शख्स की नजर सामने गई कि उसे खुद को घूरते देख कह उठा, वो मैं तो बहाने मत बनाइए आप, कितनी बार कहा है आपसे सूरज, सानू को यूं शरारत मत सिखाइए, पर आप ना खुद सुधरेंगे और ना ही सानू को सुधारने देंगे मुझे। आप नहीं होते तो कितनी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझते भी नहीं है। रानी पता है ना सानू। और अब वैसे आगे कुछ कहता कि तभी गेट से छाया और वरुण ने प्रवेश किया। वरुण अब पूरी तरह से ठीक था और छाया और उसकी हाल फिलहाल ही शादी हुई थी, और जब शादी के बाद घूमने की बात आई तो वे दोनों देवघर से पलामपुर उन सब के पास आ गए। असल में रानी ने कह तो दिया था कि उसका बच्चा देश के काम आया, पर रह रहकर वह जैसे रात भर रोती तो जैसे एक सामान्य जिंदगी जीना भूल ही चुकी थी। ब्रिगेडियर सर के कहने और डॉक्टर के परामर्श पर सूरज उसे पलामपुर ले आया। यहाँ आने के बाद रानी की हालत में सुधार तो हुआ ही, साथ ही उसे यहाँ का वातावरण इतना सुकून दे लगा कि वो यहीं पर बस गए। देवघर वाले घर भी वे कभी कभार जाते, पर फिलहाल वहाँ चाचा चाची रहते थे। वरुण का घर देवघर के ही एक हिस्से में था और इसीलिए छाया और वरुण चाचा चाची का ख्याल रखते, जिससे सूरज भी यहाँ रानी के साथ अच्छे से रहता। रानी और सूरज ने कोशिशें तो की थी
कि चाचा चाची उनके साथ ही रहें, पर उन्हें यहाँ से ज्यादा देवघर में ही अच्छा लगता। उनका कहना था बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी है और वे अपनी जिंदगी वहीं बिताएंगे। वहीं रामचंद्र वर्मा, माला जी और सुधीर भी रांची में सुख से रहते थे। सूरज की नजरें न जाने छाया और वरुण के साथ किसे तलाश रही थी। आ गया आपका लाडला। रानी के कहने पर सूरज ने सामने नजर घुमाई कि रूप को आर्मी यूनिफॉर्म में देख जैसे उसका हृदय गदगद सा हो उठा। रूप के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और इसमें वह एक आर्मी ऑफिसर बना था। वह बच्चा दौड़ते हुए आया और सूरज के सीने से जा लगा। यह देख सानू ने मुंह फुला लिया तो सूरज ने प्यार से अपने दोनों बच्चों को गोद में उठा लिया। सूरज अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। रानी यह बात जानती थी और इसलिए जैसे ही इस घर में प्रवेश करेंगे चारों ओर बच्चों और उन दोनों की तस्वीर लगी दिखाई देती है। रानी को याद है वह दिन जब डॉक्टर ने उसे मां बनने की बात बताई थी, साथ ही यह भी कि जुड़वा बच्चे हैं। और यह सुनकर रानी से ज्यादा सूरज भावुक सा हो चुका था। उसने बहुत कोशिश की थी पर फिर भी वह अपने बच्चे के जाने के गम को भुला ना पाया था। आर्मी में उसकी रैंक बढ़ चुकी थी। उसे बहादुरी के लिए कई पुरस्कार और यहाँ तक कि शौर्य चक्कर भी मिल चुके थे। वह खुश तो था पर जैसे उसकी खुशी आज दुगनी हो चुकी थी। रानी और सूरज खुश थे। सानू जहाँ चुलबुली और शरारती थी तो वहीं रूप का रौद्र रूप जैसे दो अनमोल रत्नों से ईश्वर ने उन्हें नवाजा था। अगले दिन रानी और सूरज आज घर से बाहर थे। वे जाना तो नहीं चाहते थे पर वरुण और छाया ने उन्हें जबरदस्ती भेज दिया था। छाया और वरुण तो बच्चों को रखना चाहते थे पर रानी और सूरज इसी शर्त पर तो गए थे वे बच्चों को साथ लेकर जाएंगे। और आखिरकार हार कर वे दोनों इस बात के राजी हो गए। अब उन चारों ने बहुत अच्छा समय बिताकर जैसे ही घर में प्रवेश किया, लाइट्स बंद देखकर वे कुछ सोचते कि हैप्पी एनिवर्सरी कहते हुए सारे मेहमान आस पड़ोस के लोगों के साथ सेना के जवान, ब्रिगेडियर सर, चाचा चाची, रामचंद्र जी, माला जी और सुधीर को देख जैसे उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पार्टी और आपस में घुलते मिलते रात का आखिरी पहर चल रहा था। अब जैसे ही सूरज रूप की उंगली को थामे कमरे में आया कि रानी ने उसे बेचारगी से देखा। इस बात पर सूरज सवालिया नजरों से रानी को देखने लगा कि रानी ने शानू की ओर इशारा कर दिया। शानू अपनी हथेलियों को मुंह में लिए मुस्कुरा रही थी तो रानी ने अपने हाथों को सूरज के सामने बढ़ा दिया। सूरज ने देखा रानी के हाथों पर गोल गोल मेहंदी लगी हुई थी। देखा आपकी बेटी की करामात, रानी ने शिकायती लहजे में कहा तो सूरज ने आगे बढ़कर मेहंदी उठाते हुए रानी के हाथों पर खुद का नाम उन गोल घेरों पर लिखते हुए कहा, अब पूरी हुई मेहंदी। रानी यह देख शर्मा गई तो वहीं सूरज रानी की आंखों में डूब सा गया। अब दोनों बच्चों ने भी इन घेरों पर जिद करके अपना नाम जैसे तैसे करके लिख दिया। रानी मुस्कुरा उठी तो सूरज ने उसे बाहों में भर लिया। यह देख सानू और रूप भी कहाँ दूर रहते, वे दोनों भी फौरन उनके सीने से लगने की कोशिश करने लगे तो सूरज और रानी ने बच्चों को गोद में उठा लिया। अब दिख रही थी ये एक हैप्पी फैमिली जिसमें सूरज और रानी की जिंदगी देश, परिवार और अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। तभी सूरज ने रानी के कान के नजदीक मुंह करके कहा, मेहंदी किसके नाम की? सिर्फ आपके नाम की, रानी ने कहा और उसके सीने से जा लगी। तो वहीं सूरज को रानी की धड़कनों की आवाज भी लगातार सुनाई दे रही थी जो बार बार यही बात दोहरा रही थी, मेहंदी सूरज और रानी के प्यार के नाम की। फ्रेंड्स, मेहंदी किसके नाम की कहानी यही समाप्त होती है और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।